जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। और आप सब लोग जानते हैं साथी, आज हमारी क्लास नंबर 2 है और उस दूसरी क्लास में हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा टाइगर रिजर्व, यानी कि टाइगर को आपका कंजर्वेट करने के लिए या फिर उसको संरक्षित करने के लिए। एक होगा हमारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक चीज़ों के लिए, यानी कि कल्चर और नेचर को बचाने के लिए आपका बायोस्फीयर रिजर्व। और साथ में आपका जो बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे देश में 4 हॉट स्पॉट बने हैं। तो ये हमको आज समझना है। एक बार आप लोग थम्स अप करके मुझे बताइए कि आपको टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ कल शाम मिल चुकी थी। मैं आज आपको फिर बता दूं, 1-2 दिन में आपको इन चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि शुरुआती कक्षाओं में कुछ नए साथी जुड़ रहे होते हैं। आपको साथी शाम 7 बजे जो अभी आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा कमेंट सेक्शन में भी, यानी शाम 7 बजे पीडीएफ मिल जाएगी, एक दिन पहले ही, एक दिन पहले। इसका मतलब क्या हुआ, कल जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा जो क्लास 3 होगा जिसमें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ने वाले हैं, उसका पीडीएफ आज शाम करेक्ट 7 बजे आपको मिल जाएगा। आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं और कभी कोई इशू नहीं आएगा। इस तरह आप पढ़ेंगे तो ये हमने साथ ही पहली बार ऐसा किया है कि हम आपको आपका जर्नल मतलब ओपन प्लेटफॉर्म पर पीडीएफ पहले देकर और फिर इसको पढ़ा रहे हैं, ताकि क्लास में आप चीज़ों को सिर्फ समझ सकें, ठीक है, और आप चीज़ों को याद कर पाएँ। तो कंटिन्यू करें आज की क्लास को। आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हम आपको बता चुके हैं, 28 डेज का शेड्यूल हम आपको बता चुके हैं। पहले दिन में, कल की क्लास में हमने नेशनल पार्क को पढ़ा है। का आज की क्लास में हम टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ने वाले हैं। जो हमारी थर्ड क्लास होगी, क्लास 3, वो होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और फोर्थ क्लास में हम आपका पढ़ेंगे यूनेस्को साइट को। और 5वीं क्लास में हम पढ़ेंगे रामसर साइट और इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। ओके, इस क्रम से हम पढ़ते जाएंगे तो आपको हमेशा पता रहेगा कि आपका टॉपिक कौन सा आने वाला है। आपके पास यदि बुक है स्टैटिक जीके का, तो वहाँ पर भी आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, पर्ची लगा सकते हैं, अतिरिक्त कोई नोट्स बनाने के लिए कागज़ जोड़ सकते हैं। आपके पास पहले से नोट्स हैं, आपके हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं, तो उसमें भी आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बॉस आज की क्लास को। आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइगर रिजर्व से हमारी क्लास शुरू होनी थी। जैसा कि हम सबसे पहले तो उसका मतलब जानेंगे, उसके बारे में जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या है टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व बाघ, टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाघ। तो टाइगर रिजर्व बाघों यानी टाइगरों की आबादी को बचाने और उनके आवास, यानी कि जहां पर उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं हों, उसको बोलते हैं आवास। उस आवास को संरक्षित करने के लिए नामित एक विशेष क्षेत्र होता है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकता है। इस लाइन को समझे, यानी कि जैसे हमने कल पढ़ा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का एक एरिया होता है, नेशनल पार्क ये एरिया हो गया। उस नेशनल पार्क के अंदर एक टाइगर रिजर्व इस तरह से एक एरिया हो सकता है, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। अगर मैं पूछूं क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक टाइगर रिजर्व हो और उस टाइगर रिजर्व में नेशनल पार्क छोटा हो? तो आपको हमेशा याद रखना है, नहीं, ये क्या बोलेंगे, नेवर पॉसिबल। हमेशा एक नेशनल पार्क बड़ा क्षेत्र होता है, उसके अंदर कहीं पर एक विशेष क्षेत्र, क्योंकि नेशनल पार्क में तो सभी एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे, ठीक है। लेकिन उसमें एक एरिया हमने रिजर्व कर दिया कि भाई ये वाला एरिया किसके लिए है, टाइगर्स के लिए। तो वहाँ पर हमको ध्यान देना है कि टाइगर को अपने शिकार के लिए, अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए, ठीक है, उसको किस तरह से सुरक्षित एक जीवन दिया जा सकता है। तो टाइगर रिजर्व होता है नेशनल पार्क का एक हिस्सा, ठीक है। या फिर वो किसका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी एक हिस्सा हो सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम कल पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीनों का अंतर भी हम कल आपको समझाएंगे। तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एक टाइगर रिजर्व हो सकता है। बात क्लियर है? थम्स अप करिए। इतनी छोटी सी बात क्लियर है? इतनी छोटी सी बात क्लियर है? कुछ साथी पीडीएफ पीडीएफ लिख रहे हैं। दोस्त, आप कल की क्लास प्लीज एक बार करें और आप हमेशा वहां पर पीडीएफ को जान जाएंगे। अभी हमने शुरुआत में बताया, हम अपनी पूरी सीरीज में कहीं भी अब पीडीएफ की जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि हम उसको कई बार एक इवेंट पहले कर चुके, टेलीग्राम में हम बोल चुके। नहीं तो कुछ साथी नए जुड़ते रहेंगे, तो आप पहली क्लास को हमेशा कर लेना, आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत? जी भैया, पहली क्लास को कर लेंगे। तो जिसे विशेष रूप से किसके लिए हमारा काम है, इतनी बात जानना जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, टाइगर रिजर्व क्यों होता है,
टाइगर रिजर्व क्यों बनाया जाता है? टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अधीन हो सकता है, उसके अंदर हो सकता है, लेकिन काम क्या है? मुख्य बाघों को सुरक्षित करना। तो टाइगर रिजर्व के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइगर रिजर्व आर टू सेव द टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की आबादी को बचाना। भाई इन चीजों को नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने मस्तिष्क में स्पेस बनाना है। हाँ जी भैया। दूसरी चीज, बाघों के आवास, उनके रहने के लिए जो जरूरत की चीजें, भाई ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई और जानवर, मान के चलो भाई जानवर शिकार करते हैं और उनके शिकार के लिए ही वहां पर जिन चीजों का वो खाना खाते हैं या जिस शिकार को वो करते हैं वही उनके लिए अगर अवेलेबल ना हो वहां पर, तो ऐसी प्रजातियों को, ठीक है, ताकि क्या बना रहे? सस्टेनेबल एक आपका मतलब प्रोग्राम बना रहे कि भाई फूड चेन बनी रहे, ये इनको खा करके जीवित रहेंगे, ये इनको खा करके जीवित रहेंगे, तो ऐसी व्यवस्थाएं देना। पारिस्थितिकी संतुलन यही है जो मैं आपको अभी बता रहा था, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि इकोलॉजी का भी एक बैलेंस बना रहे, कोई एक चीज़ें संख्या में बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कोई एक चीज़ें संख्या में बहुत कम ना हो जाए, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजी बैलेंस। नेचर के अकॉर्डिंग चीज़ों को बैलेंस में रखना है। तो बात समझ गए? यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें, कल हम आपको बताएंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, जो तीनों आप जान लेंगे, तीनों में क्या अंतर होता है, एक कैटेगरी एक टेबल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो आप मुझे छोटी सी बात बताएं, टाइगर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, ये आपको समझ में आया? एक टाइगर रिजर्व को बनाने का क्या उद्देश्य होता है वो आपको समझ में आया? बताएंगे एक बार। बहुत बढ़िया, गुनगुन जी ने कहा है उनको समझ में आया। बहुत बढ़िया, रविचंद्र यादव जी ने कहा है उनको समझ में आया। विकास कुमार जी ने भी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझा है। बहुत बढ़िया, चलें आगे। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन रही। अब देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972, इसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट। इंग्लिश में देखना एक बार, अगर इसके पहले लेटर को हम लें तो पहले लेटर से क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे ये बनता है NTCA। आपसे कभी भी पूछेगा NTCA एक्ट कब आया था, तो NTCA आया आपका 1972 में। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना। यहां से हमको एक लाइन सिर्फ याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। 1973 में स्थापना हुई। तो हम पूछेंगे आपसे कि आपका, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष में पहल की गई, तो क्या आंसर होगा? 1973। सिर्फ इतनी बात। 1973 में हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी का जो कार्यकाल है हमारे देश में, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में 1966 से लेकर के 1977 रहा। और फिर उसके बाद में 1977 में आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। और 1980 से फिर ये रही 1984 तक। 31 अक्टूबर 1984 में इनकी हत्या कर दी गई। यहाँ से क्या बोलेंगे, किसकी वजह से हुई थी? ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इनकी हत्या हुई थी। तो ये इनका कार्यकाल है। तो यानी 1973 में कार्यकाल किसका था बताइए? तो 1973 में उस टाइम पर PM इंदिरा गांधी जी थी। इनके द्वारा ये आपका टाइगर रिजर्व को क्या बोलेंगे, स्थापना की गई। और भारत में विश्व के 80% टाइगर रहते हैं। तो यानी कि दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा टाइगर रहते हैं? क्या आंसर होगा? हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रहते हैं। कॉमन सी बातें हैं। प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में लगातार डेली आपका रिपीट होता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो बोलेंगे 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। और संख्या देखिए, बाघों की तब कुल 9 थी। सिर्फ 9 टाइगर थे हमारे पूरे देश में। आज हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा टाइगर हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन उस समय पर कुल 9 टाइगर थे। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को इसको शुरुआत हुआ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अभी बताया हमने, ठीक है। तो ये एनटीसीए नहीं है। यहाँ पर एनटीसीए का मतलब है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अथॉरिटी वो क्या था? वो एक्ट था, वो अधिनियम था। ये अधिनियम था और ये है अथॉरिटी। 2005 में बाघ टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई। तो कभी भी पूछे एनटीसीए कब आया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, तो आप कहेंगे एनटीसीए आया 1972 में। लेकिन यहीं पर पूछ ले एनटीसीए दूसरा, यानी कि A फॉर अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बनी थी, तो ये 2005 में बनी। ठीक है, 2005 में बनी थी। तो दोनों को ध्यान से देखना है, एक्ट एंड अथॉरिटी। एक्ट पहले आया,
अथॉरिटी बाद में बनी। एक्ट आया 1972 में और अथॉरिटी बनी कब आपका, अथॉरिटी कब बनी, 2005 में। अब एक बार जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। स्कैन टेक्निक क्या है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसको एक बार आंख बंद करके उसका पिक्चर क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे आप सोचेंगे कि एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत 1973 में आपका टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। हमारे देश में 80% टाइगर रहते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था तब देश में कुल आपका 9 टाइगर थे। अगर हम बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन आपका अथॉरिटी की स्थापना तो बाघ टास्क फोर्स की वजह से 2005 में। तो कॉमन फैक्ट आपको अगर याद रह जाएंगे, नहीं याद होंगे तो फिर एक बार देखना है। अच्छा, मेरे ये चीज़ें मेमोराइज नहीं हुई हैं और आप देखोगे आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होगा और चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। कुछ साथी कह रहे हैं सर बोर्ड पीडीएफ दिया करें। बच्चे देखिए, सारी चीज़ों के लिए आप अगर यही बोलते रहेंगे, जब हमने आपको एक दिन पहले पीडीएफ दे दिया टेलीग्राम चैनल में, एक दिन पहले हमने आपको पीडीएफ दे दिया, ठीक है, और उसके बाद में हमने कहा इसको हम क्लास में आपको आना है याद करने के लिए और बोर्ड पर हम कुछ लिखते हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत तो कर सकते हो। मुश्किल से हम आपको 20-50 शब्द 100 शब्द लिखवा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप क्लास में रहते हुए उतनी अगर मेहनत कर लोगे तो मैं समझूंगा कि आप अपने सिलेक्शन को डिजर्व करते हैं। और आप चाहते नहीं आपको कुछ करना ही ना पड़े तो मैं ये मानूंगा साथी अभी आप सिलेक्शन को डिजर्व नहीं करते हैं और फिर आपको दोस्त कुछ और तय करना होगा, कोई और राह तय करनी होगी। तो उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि मैं भी चाहूँगा ना वो चीज़ें सिलेक्शन में कन्वर्ट हो। ऐसे तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ऐसे ही पढ़ाएं भी ना, फिर तो हम सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। हमारे पास पुरानी क्लासेस है स्टैटिक जी के कि हम बोल देंगे भैया ये कर लो, है ना, तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम आपके साथ खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं ना, आप सब लोगों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उतना आपका डेडिकेशन भी बनना चाहिए। नोट्स सेम बनाने हैं जैसे लिखा हुआ है, सेम। आए आगे। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आईबीसीए। आईबीसीए, आईबीसीए में साथी 96 बिग, 96 नहीं होते इसमें, 97 बिग कैट होते हैं। कितने? 97 बिग कैट होंगे। 97 बिग कैट, 97 बिग कैट रेंज देश, यानी कि वो ऐसे देश हैं जहां पर बिग कैट पाई जाती हैं। अच्छा, कल हमने आपको बताया था जो हमारी बिल्ली होती है उसमें कितनी प्रजाति आती हैं। हमने एक प्रजाति कल गलत नोट डाउन कर ली थी, उसको भी हमको गलत कनेक्ट करना है। हम कह रहे थे ना कि हम एक भूल रहे हैं, तो आप सबने हमको बताया कि एक है आपका, आपने कोई नाम लिया था पैंथर। पैंथर नहीं है, पैंथर नहीं है, ठीक है। तो 97 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देश, यानी कि जो इसके साथी आपका रेंज कंट्री नहीं है, उनका बहु एजेंसी गठबंधन है जिसका उद्देश्य 7 बिग कैट, यानी कि बिग कैट की जो फैमिली है उनके आवासों का संरक्षण करना। ये किसका काम है? आईबीसीए का, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का यही काम है कि बिग कैट के आवास के लिए जो चीज़ें मुहैया करानी चाहिए वो हम मुहैया कराएंगे। देखिए जैसे कैसे, यह विचार पहली बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में प्रस्तावित किया गया था। तो मुझे बताएं 2019 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2019? तो आप कहेंगे 2014 से एक ही प्रधानमंत्री हैं आपका एनडीए गठबंधन के, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, ओके। तो 2019 में यह प्रस्ताव किया गया कि आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ कहते कैसे जी, कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1973 से, 1 अप्रैल 1973 से 50 वर्ष कब पूरे होंगे? तो वो होंगे 2023 में। इसको लॉन्च किया गया था, किसको? आईबीसीए को। यह पहल 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। यहां देखना आप 7, कल आपने क्या बोलेंगे, हमने हिम तेंदुआ को काउंट नहीं किया और हमने वहां पर लिख लिया था किसको? एक बार थम्स अप करे जी भैया, अभी पीछे एक पेज पलट के करेक्ट करते हैं। पैंथर की जगह हमको करना था सिनो लियोपार्ड, और हमने कल उसको बोर्ड पे भी लिखा था लेकिन हम उसको स्लिप कर गए, हम उसको काउंट करना भूल गए। तो बाघ, शेर, तेंदुआ यानी टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, सिनो लेपर्ड। तो लेपर्ड की 2 कैटेगरी हैं इसमें, चीता, जैगुआर और प्यूमा। क्या? प्यूमा। कर चुके करेक्ट उसको? कर चुके जी बॉस, ओके।
तो बात समझ में आई। इन सभी का अंतर कल हमने आपको समझाया था, कैसे आप पहचानोगे। बाघ क्या होता है, तेंदुआ क्या होता है, हिम तेंदुआ क्या, हिम तेंदुआ तो बर्फ वाला हो गया, उसको पहचान नहीं सकते सफेद। जैगुआर, इन सब का हमने आपको अंतर बताया था, प्यूमा का। ये सिर्फ पढ़ने की बात है। इनमें से 5 जो साथी आपका भारत में पाए जाते हैं, तो भारत में कौन कौन पाए जाते हैं। बाघ भारत में पाए जाते हैं, हाँ जी। शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं। प्यूमा और जैगुआर भारत में नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्ट प्यूमा एंड जैगुआर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिल्ली की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है जो भारत में निवास नहीं करती है। 4 ऑप्शन हम आपको देंगे, तो क्या कहेंगे। शेर होगा भारत में, यानी इन्हीं में से देखिए। शेर होगा, हाँ जी। बाघ होगा, हाँ जी। चीता होगा, हाँ जी। लेकिन क्या आपका प्यूमा होगा। प्यूमा इंडिया में पाया जाता है, प्यूमा। तो आप कहेंगे नहीं भैया, प्यूमा के तो शूज मिलते हैं इंडिया में, बस प्यूमा नहीं पाया जाता है, प्यूमा नहीं पाया जाएगा। ओके। उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। तो टाइगर रिजर्व बनाने की शुरुआत कब हुई, 1973 में। तो इसके नीचे लिखना 1973 में, 1973 में कब बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। क्या बना ये, भारत का पहला टाइगर रिजर्व, फर्स्ट टीआर ऑफ इंडिया। जो साथी साथ के साथ नोट्स बनाते हैं, तो वो की पॉइंट्स लिखा करो अपने नोट्स में। अगर वो पीडीएफ नहीं पसंद करते हैं और क्लास के दौरान ही नोट्स बनाना पसंद करते हैं, तो वो लिखा करो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973, बात खत्म। ठीक है, ऊपर की बात लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो साथी आपका माधव नेशनल पार्क है, यहीं पर बनाया गया माधव टाइगर रिजर्व। क्या, माधव टाइगर रिजर्व। और अभी मैं आपसे पूछूंगा, देश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हो गए। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आप सारे साथी करंट अफेयर्स के स्टूडेंट रहते हैं, तो कभी भी आपका 59 होगा, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेंगे जब कभी भी, क्योंकि वो बढ़ते रहते हैं, वो डेटा चेंज होता रहता है। ओके। अब हम आपसे एक बात पूछेंगे, यहाँ पर कल का एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम वहाँ के गवर्नर हेली के नाम पर था, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, या जिसको हम भारत का पहला नेशनल पार्क भी कहते हैं, उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई। आंसर आना चाहिए, और उससे हमको ये ऊर्जा पहुंचेगी कि हाँ, हम सही छात्रों को पढ़ा रहे हैं जो खुद को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिखाएं जी, नाम दिखाया करो शुभम भाई। आपका सबसे पहले पूनम चंद जाट ने आंसर दिया है, राहुल कुमार, सुषमा रेड्डू, बहुत शाबाश। अब आते हैं T2 अवार्ड पर। देखो T2 का मतलब क्या होता है, T4 होता है यहाँ पर टाइगर। टाइगर कितने करने हैं, 2 गुने। टाइगर की संख्या अगर आपने 2 गुनी कर दी, तो T2 अवार्ड मिलेगा। इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज कंट्रीज ने मिलकर की थी। अब आप सोचेंगे टाइगर रेंज कंट्रीज क्या होती हैं, तो टाइगर रेंज कंट्रीज उन कंट्रीज को कहते हैं जहां पर टाइगर स्वतंत्र घूम सकते हैं। हमारे देश में टाइगर को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है कि स्वतंत्र घूमता है, बताओ। फ्री मूव करता है या इन केज यानी पिंजरे में रहता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका चीता, यानी कि जो हमारा, सॉरी चीता बोल रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा बाघ है, जो टाइगर है, वो एकदम से फ्री मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, स्वतंत्र घूमते हैं। तो भारत भी एक टाइगर रेंज कंट्री है। भारत कैसी कंट्री है, एक टाइगर रेंज कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टाइगर है वो स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। T2 अवार्ड, इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज कंट्रीज ने मिलकर की थी। यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में आपका एक सम्मेलन हुआ था रूस में 2010 में। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर पड़ता है, ये रूस में। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ कि भाई एक काम करते हैं, जो भी टाइगर को दुगना करेगा उसको हम अवार्ड देंगे। और 2010 से इसको ढूंढा जाने लगा, लेकिन बहुत टाइम के बाद में, और ये 4 वर्षों में करना है। टाइगर की संख्या दुगनी कितने वर्षों में करनी है, कितने वर्षों में, यहाँ पर एक शर्त और लगाई गई, 4 वर्षों में, 4 ईयर्स में। क्योंकि जो साथी आपका टाइगर की काउंटिंग होती है वो 4 वर्षों के बाद ही होती है। जैसे आप देखते हो सेंसस कितने साल के बाद में होता है, जनगणना कितने वर्षों के बाद में होती है, तो जनगणना 10 वर्षों के बाद में होती है। उसी तरह जो साथी आपका टाइगर की काउंटिंग होती है वो आफ्टर 4 ईयर्स होती है, तो 4 वर्षों के बाद में। तो भैया किसी भारत में सबसे पहले किसको दिया गया, 4 वर्षों के बाद में। तो भारत का पहला 2014 से 18 यहाँ पर था पीलीभीत टाइगर रिजर्व।
बताइए, आपने आपका देखा होगा पीडीएफ को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये साथी पहला टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व हु गॉट T2 अवार्ड। पहला टाइगर रिजर्व, TR लिख रहे हैं हम टाइगर रिजर्व को, जिसे जिसे T2 अवार्ड मिला पूरी दुनिया में। क्या मिला? T2 अवार्ड। किस किस सेशन के लिए मिला? 2014 से 18। तो क्या इसने आपका भैया यहाँ पर पीलीभीत में जो टाइगर थे वो दोगुने हो गए थे? हाँ जी। पहले उनकी संख्या थी 2014 में 25 और 2018 में उनकी संख्या हो गई थी 65। कितनी? 20 से कितना इंक्रीज कर लिया? 65। तो दो गुना हुआ, यस और नो? दो गुना हुआ या नहीं हुआ? आप कहेंगे जी भैया दो गुना हुआ। तो सबसे पहले बना पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। और इसको किस सेशन के लिए मिला? 2014-18 सेशन के लिए मिला। लेकिन मिला किस वर्ष में? इस सेशन में दुगने किए तो इसके बाद ही मिला होगा। तो ये अवार्ड इसको 2020 में मिला, लिख लेना, 2020 में मिला। अगर मैं कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T2 अवार्ड किस वर्ष में मिला था, तो आपका आंसर होगा 2014 से 18 के सेशन के लिए 2020 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2020 में। भाई काउंटिंग होगी 4 वर्ष, और उसके बाद में अनाउंसमेंट और फिर दिया गया। टाइगर रेंज कंट्रीज किनको बोलते हैं? जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, वेयर टाइगर्स रोम फ्रीली, घूम सकते हैं आसानी से। टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या 13 है। कितने ऐसे देश हैं? रूस है, भारत है, आपका भारत के पड़ोसी है, मलेशिया जैसे देश हैं, भूटान जैसे देश हैं, नेपाल जैसे देश हैं। तो हमको उनके नाम याद नहीं रखने हैं, बस संख्या याद रखनी है कि टाइगर रेंज कंट्रीज कितनी है टोटल। तो हम कहेंगे 13 है, 13। बाघों की जनगणना, जो साथी टाइगर सेंसस होता है, इज कंडक्टेड एवरी 4 ईयर्स। कितने वर्षों के बाद में? प्रत्येक 4 साल पर होती है। और भारत में पहली बार बाघों की जनगणना, जैसे आप देखते होंगे कि मनुष्यों की जो जनगणना भारत में शुरू हुई थी वो मेयो के टाइम पर हुई थी 1872 में। लेकिन एक रेगुलर सेंसस, एक नियमित जनगणना किसके समय से शुरू हुई थी? तो आप कहेंगे 1881 से भैया जी, रिपन के टाइम से शुरू हुई थी। तो इस तरह वह तो हुई जनगणना की बात, लेकिन बाघों की जनगणना कब से शुरू हुई? तो बाघों की गणना शुरू हुई 2006 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना। और जब मैं किसी चीज़ को महत्वपूर्ण लिखूं तो इसका मतलब होगा जब आप अपना एग्जाम देने जा रहे होंगे फाइनल रिवीजन के लिए, तो उस समय आपको देखना है भैया ने कौन से तथ्यों को बहुत महत्वपूर्ण मार्क किया था। ओके। 2006 में गणना 1411 थी। आपको ये डेटा याद नहीं रखना है कि तब कितने थे, 1411 थे लगभग। हम वृद्धि देखेंगे सिर्फ। बाघों की संख्या, बाघों की संख्या फिर 2014 के बाद 2006 आपका 10, 14, भाई 6 में हुई पहली बार जनगणना, फिर कब हुई होगी? 10 में। 10 के बाद 14 में, फिर 18 में। तो 18 में जो हमारे टाइगर थे वो थे 2967। 2022 में हुई तो कितने हो गए? 3682। 2022 में, यानी कि वर्तमान में हमारे देश में अभी तो 3682 से ज़्यादा हो चुके होंगे, क्योंकि अभी चल रहा है वर्ष कौन सा? 2025, 2025। अब मुझे बताइए कौन सा वर्ष होगा जिसमें बाघों की गणना होगी? अगला कौन सा वर्ष होगा जिसमें बाघों की गणना होगी? तो आप कहेंगे 2026 होगा भैया। यानी कि ये कितने बढ़े? 2967 से 3682। तो मुझे संख्या में बताइए कितनी वृद्धि हुई है घटा करके? तो आप कहेंगे भैया 682 ये हो गए, और 682 में आप कितना? 33 और जोड़ लीजिए, 33 और जोड़ लीजिए 682 में, तो कितना बन जाएगा आपका? 18 और 15। 33 के लिए तो यही बनेगा ना। तो 700 कितना हो जाएगा? 715 बन जाना चाहिए। कितना हो जाएगा? 715 आ जाएगा ना। तो 715 टाइगर बढ़ गए। जो कितना बढ़ा है? 2967 का अगर 715 को देखें तो 6% की वृद्धि हुई है। तो हम आपसे पूछेंगे कि भारत में टाइगर की जो साथी आपका काउंट है वो कितने परसेंट बढ़ा है? 6%। और इसके साथ भारत दुनिया की लगभग 80% बाघ आबादी का घर बन गया है। मुझे एक बार बताइए दोस्त, थम्स अप करके, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ पा रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छे से आप रिलेट कर पा रहे हैं ना कि हम टाइगर की बात कर रहे हैं और टाइगर की संख्या बढ़ेगी, यानी कि क्योंकि उसको हम कंजर्व कर रहे हैं, उसके जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ है वो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई इशू तो नहीं है ना इसमें?
आंकड़ों के अनुसार। ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम से छोटे आईक्यू लेवल का बच्चा बोले भैया मुझको तो ये समझ नहीं आ रहा, इस आईक्यू की जरूरत नहीं होगी हमको, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको आपको समझ में ना आए, ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है। तो अगर अवेयर रहेंगे, एकाग्र रहेंगे तो समझ में आएगा। पिछले 4 वर्षों में 50% की वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश में देश में बाघों की अधिकतम संख्या। अब हम आपसे पूछेंगे भारत में टोटल जो साथी टाइगर है वो तो हो गए हैं 3682, 3682, लेकिन कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर हैं? तो टाइगर की सबसे अधिकतम संख्या कहां पर है? एमपी में। और इसीलिए लिखिए किनारे पर, एमपी को कहा जाता है क्या? टाइगर स्टेट। क्यों कहते हैं एमपी को टाइगर स्टेट? तो आप कहेंगे भैया यहां पर एक तो टाइगर रिजर्व की संख्या ज्यादा है और टाइगर की संख्या ज्यादा है, तो इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट। दूसरे नंबर पर टाइगर किस में है? वो कर्नाटका में है। दूसरे नंबर वाला आप ना भी याद रखें, लेकिन पहले का याद रखना है। कितने हैं? 785 हैं। ओके। फिर तीसरे पर महाराष्ट्र पे है। हर साल वैश्विक बाघ दिवस, जिसको ग्लोबल टाइगर डे हम बोलते हैं, ग्लोबल टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है? जो आपका बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को, 29 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को। पहली बार इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था। ऐसा नहीं कभी सोच लें 1973 से मनाया जाता है, क्योंकि सीएचएसएल इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि पहली बार आपका जो ग्लोबल टाइगर डे है कब सेलिब्रेट किया गया था। तो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड इन 2010, 2010 में पहली बार इसको मनाया गया। ओके। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? वो है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला, क्योंकि 1973 में जब ये प्रोजेक्ट आया तो इंदिरा गांधी जी से इस बारे में बात करने वाले व्यक्ति, इस मुहिम को चलाने वाले व्यक्ति कैलाश सांखला थे, और इन्होंने इस देश में टाइगर्स के लिए बहुत काम किया। तो अक्सर आप एग्जाम्स में देखते होंगे कई बार जो साथी मैन है वो पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक आंसर चेंज हो जाएगा। अभी लिख रहा है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, अगर मैं सिर्फ टाइगर मैन बोल दूं और मैं ऑफ इंडिया ना लगाऊं उनके साथ में, टाइगर मैन सिर्फ इतना बोल दूं, तो आंसर चेंज हो जाएगा। टाइगर मैन फिर हो जाएंगे आपका वाल्मीकि ठाकुर। कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि ठाकुर हो जाएंगे। लिखें अपनी कॉपी पर, अगर सिर्फ टाइगर मैन बोल दूं। लेकिन भैया कभी ऐसा हुआ एग्जाम में, पूछ लिया टाइगर मैन कौन है और दोनों का नाम दे दिया, कैलाश सांखला भी और वाल्मीकि ठाकुर भी, तब भी आंसर सिर्फ टाइगर मैन पूछे तो वाल्मीकि ठाकुर, और वाल्मीकि ठाकुर नहीं दिए हुए हैं और टाइगर मैन पूछ लिया है, और इस समय फिर आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है कि वो आंसर कैलाश सांखला जी चाह रहा है। बट टाइगर मैन दे के वाल्मीकि ठाकुर ना दे, तो दोनों का आपको पता होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला है। तो इस तरह के कई मैंस पूछे जाते हैं जिन्होंने उस प्रजाति को बचाने के लिए काम किया है या उस एक क्षेत्र में विशेष काम किया है। जैसे एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया कौन है? लिखना एलिफेंट, एक पेज पे लिखिए कहीं, शॉर्ट नोट बनाइए, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, जो साथी जानते हो वो आंसर भी करना। ये हैं आपके अजय देसाई। कौन है? अजय देसाई। अजय देसाई हैं आपके, अजय देसाई। ठीक है, अजय देसाई हैं। अगर हम आपसे पूछें फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया कौन है? जो फ्रॉग किसको बोलते हैं? मेंढक को। फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया, फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो एच.डी. बीजू बोलते हैं, सत्यभामा दास बीजू। सत्यभामा, सत्यभामा दास, सत्यभामा दास बीजू हैं, बीजू, सत्यभामा दास बीजू। ये फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया हैं देश के। अगर हम आपसे पूछ ले बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बताइए बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो सलीम अली। कल हमने आपको बताया था सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सलीम अली। तो क्या बोलेंगे भैया? जम्मू कश्मीर में। बर्ड मैन ऑफ इंडिया हो गए। वाटर मैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे भैया राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र सिंह। पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया जो देश में तालाबों को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए काम कर रहे हैं, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया, वो हैं आपके राजेंद्र तंवर। कौन है? राजेंद्र तंवर हैं, राजेंद्र तंवर, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर हम आपसे पूछे यहाँ पर सॉइल मैन ऑफ इंडिया, सॉइल मतलब मिट्टी मैन,
सॉइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है मिट्टी के लिए? वो रतन लाल हैं। कौन है? रतन लाल हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है? भारत में जंगलों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ये हैं जादव पायेंग। कौन है? सॉरी, जादव पायेंग, जादव पायेंग है, जादव पायेंग। स्नेक मैन ऑफ इंडिया आपसे पूछ ले, सांपों को बचाने के लिए स्नेक मैन ऑफ इंडिया, इतने मैन आपको याद रखने हैं। स्नेक मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो वो रोमुलस व्हिटकर हैं। कौन है? रोमुलस, रोमुलस व्हिटकर। कौन व्यक्ति हैं? रोमुलस व्हिटकर हैं, रोमुलस व्हिटकर। तो कभी भी आपसे मैन पूछे जाए किसी भी क्षेत्र के, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक बार नोट कर लें और फिर थम्स अप करके हमें बता दें कि हम आगे चलें। तो हम आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। रोमुलस व्हिटकर, बहुत बढ़िया। तो ये सारे मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। उस क्षेत्र में इनका विशेष काम है, उस प्रजाति को, उस चीज को बचाने के लिए इन्होंने प्रयास किए हैं, प्रयास किए हैं। ओके, लिख चुके? मेरे साथ साथ ही लिख लिया करो जिसको हम नोट कराएं। ओके, नोटेड नोटेड नोटेड, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं भारत के 58 टाइगर रिजर्व। देखिए, हमने बताया टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के अंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे नाम तो आपको कॉमन दिखेंगे। आपका ध्यान होना चाहिए जो नाम आपने कल नहीं पढ़े थे उन पर विशेष तौर से, उन पर विशेष तौर से। देखिए कैसे। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और इसी को बोलते हैं। वह कौन सा सबसे बड़ा है जिसमें क्रांतिक बाघ आवास है? यानी कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में भी है। क्रांतिक बाघ आवास बोलते हैं इसको। क्रांतिक बाघ आवास कहाँ पर है? ठीक है, सबसे बड़ा भी यही है तो सबसे ज़्यादा आवास भी यहीं पर। आवास के लिए ज़्यादा चीज़ें, क्रिटिकल, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहाँ पर है? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट तो वो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है। क्या बोलेंगे? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। आंध्र प्रदेश का ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। अच्छा, कितने साथी बताएंगे हमको भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताएंगे जी फटाफट से, फटाफट से बताएंगे। कोई दिक्कत? आप कहेंगे अरुणाचल। अच्छा, अब मुझे बताओ फटाफट से, अरुणाचल नाम दफा याद है? कैसे बताया था हमने? ये विश्व का सबसे ऊंचा है। अरुण आंचल को लेके क्या हो गया था? भाग गया था, तो उसके नाम दफा लिख गई थी। हाँ जी, आंचल को याद रखना ना, आंचल के कोमल अंग है, सॉफ्ट सी आंचल है, ऐसे याद रखना। कमलंग को याद रखेंगे कोमल अंग से, रूट लिखिए कोमल अंग, कोमल अंग है उसके, कोमल अंग है। ठीक है, सॉफ्ट स्किन। और क्या बोलेंगे भैया, नाम पे जो दफा लिखी गई उसके, तो वो दफा लिखी गई उसके घर वालों ने पक्की रिपोर्ट की है, एकदम से पक्की रिपोर्ट, पक्की दफा लिखवाइए एकदम कि उल्टा आना पड़े। अब बताइए कौन सा फिर आंचल मिली कि नहीं मिली? तो मोलिंग नेशनल पार्क भी यहीं पर था। आज हम नेशनल पार्क का नाम नहीं लेंगे, आज हम सिर्फ टाइगर रिजर्व का नाम लेंगे। ओके, बात क्लियर है? मेमोराइज करना है कल वाला भी। असम, आसाम। देखिए मानस हमने कल याद बताया, अरे आसाम क्या बोला था? आसाम भले मानस क्या करने थे? रंगों के नाम याद रखने थे, रंग से याद रखना है। क्या याद रखने थे? रंग के नाम। ये हमने कल आपको रिलेट करके बताया। काजीरंग में भी क्या आता है? रंग वर्ड आता है। अरे मानस रंगों के नाम सुनाने हैं। कब सुनाने हैं? आज शाम। गुरुजी सुना देंगे आज शाम, गुरुजी हम रंगों के नाम तुमको सुना देंगे। ठीक है। ओरंग, बिहार का वाल्मीकि, याद है? बिहा होने के बाद आदमी क्या बन जाता? बालम बन जाता, बालम, तो वाल्मीकि हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का रूट वर्ड क्या रहेगा? छत। ये तो हमने कल बताया आपको, बिहा होने के बाद में आदि बालम बन जाता, बालम, बालम थानेदार, चला हुआ जिप्सी। छत, छत से बोलेंगे उदंतती सीता नदी। छत से याद करिए, मेमोराइज करिए कल की चीजों को। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर नेशनल पार्क और घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो आप बोलेंगे भैया छत से घास याद है, गुरु घासीदास, घास याद है? हाँ जी, घास कहाँ डाली थी? इंदर की छत पर। किसकी घास? इंदर की छत पर डाल दी थी, लेकिन अचानक से इंदर आ गया इस बार,
अचानक से इंद्र आ गया और उसने क्या देख लिया? उड़ती हुई घास देख ली। किधर से आ रही है घास? उड़ती हुई घास। अच्छा, इज्जत से आ रही है। तो अचानक से आ गया और क्या देख ली? उड़ती हुई घास देख ली। उड़ती, उड़ती, उदंती, कुछ भी याद रख लेंगे। जब उड़ती याद रहेगा तो याद रहेगा। बोलो थम्स अप करके जी, मजा आया, याद रहेगा। तो छत पे, अंदर की छत पे तुम जो घास डाल रहे थे, उसने अचानक से उड़ती हुई घास देख ली। झारखंड का कल बताया बेतला नेशनल पार्क है। आज याद रख लेना, आदमी अपनी जिंदगी में हजार को बोलना, झार को बोलेंगे हजार प्लान बनाता है। कितने प्लान बनाता व्यक्ति अपने जीवन में? कभी यहाँ सफल नहीं होता, कभी कहीं और सफल होता है। हजार प्लान बनाता है। क्या बनाता है? हजार प्लान बनाता। पलामू हो गया। कर्नाटक में हमने कल आपको बताया नाटक करती है कौन सबसे ज्यादा? नाटक करती है एक अंसी नाम की बंदी, दांदेली अंसी। इसको काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से काली नदी बहती है। काली टाइगर रिजर्व लिखिए, काली टाइगर रिजर्व। बच्चों नोट्स आपको एक दिन पहले बना लेना, और फिर कभी अगर आपने नोट्स अच्छे से बना लिया, क्लास को ज्वाइन कर लिया, तो एग्जाम से पहले एक रिवीजन कर लेना। एग्जाम टाइम पे एक रिवीजन, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा स्टैटिक जीके का। ओके, तो काली टाइगर रिजर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से बहती है। किस टाइगर रिजर्व से? काली नदी होके बहती है, काली नदी। देखिए क्या बताया था हमने आपको, आपको अगर याद होगा तो हमने बताया था जो अंसी नाम की बंदी है, अंसी, अंसी नाम की बंदी है, वो बहुत नाटक करती है। बंदी बांदीपुर। लेकिन देखिए, नगर में हो हल्ला करवाती है, वो नहीं करवाती। नगर में हो हल्ला, हो हल्ला नाटक करने वाली बंदी होगी तो भैया हो हल्ला होगा ही होगा। भैया बिल भी आपका बढ़ के आएगा या नहीं आएगा? बताओ फटाफट से। बिल आपका खूब खर्चा करवाएगी, है ना, नाटक करने वाली। तो तुम्हारा बिल भी बढ़ के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा तुम बताओ? बिल गिरी, अच्छा ये तो नाटक करने वाली की वजह से आया है। भद्रा, लेकिन जो भद्र लड़की होती है ना, भद्र, भद्र बोलते हैं सभ्य को, भद्र, ठीक है, बोलते हैं ना अभद्र टिप्पणी कर दी। अभद्र होता है गलत, भद्र होता है सही और सभ्य। भद्र ऐसा नहीं करती, भद्र नाटक नहीं करती, ठीक है, जो भद्र लड़कियां होती हैं। अब तुम सोच लेना तुम किस में से हो, भद्र में से हो या, ठीक है। केरल, केरल मैंने क्या बताया था? केरल के कैसे होते हैं सब लोग? केरल का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। केरल में लोग पढ़े लिखे होते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर राज्य के साथ में राजधानी भी लिख दीजिए। बेटा अगर तू 12वीं पास भी कर चुका है, ग्रेजुएशन में भी आ चुका है, या ग्रेजुएशन कर चुका है, और आज तक अगर तुझे राज्य की राजधानी याद नहीं है, तो अब होंगी भी नहीं। अब बहुत मुश्किल है दोस्त। और अगर तुम्हें करनी है तो तुम कर भी लोगे, खुद के ऊपर तुम्हें विश्वास है, लेकिन वो तुमको करनी होंगी। तो कोई कोई तो ऐसा भी आ सकता, गुरुजी ABCD से पढ़ा दो ना हमको। अभी तो मुझे A4 भी नहीं पता क्या होता। A4 तो आलू होता है जी। होगा क्या तुम्हारा जिंदगी में? तुम सोचो, खुद से सवाल करो। अभी भी तुम एक टीचर से सोच रहे हो कि इतने बड़े हो गए भी कि तुमको तुम्हारे जिस देश में तुम रहते हो उस राज्य की राजधानी तुमको याद कराए। बच्चों ये पहली क्लास के बच्चे का काम है। हमारे घर एक छोटे से बच्चे को पकड़ लोगे तो बता देगा सारा, देशों की बता देगा, राज्य छोड़िए। बचपन की चीजों को आप पढ़ना चाह रहे हो। देखो केरल में क्या होते हैं, फोकस करें, कोई नहीं ऐसा आएगा, एक दो तत्व आएगा। ये शरारती भी होते हैं कोई कोई, तो ये भी याद रख लेना, कोई कोई शरारती तत्व भी होगा। तो केरल, केरल में क्या होते हैं, सब लोग पढ़े लिखे रहते हैं। पढ़े लिखे, क्या बताया था मैंने? पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? वो परे रहते हैं यारी से, परे यारों से। क्योंकि भी पढ़ाई का काम ज्यादा है, यारी दोस्ती घूमना फूमना बिहा पिया ये सब बाद में करेंगे। परे रहते हैं यारी से। इसमें सबरीमाला तीर्थ मंदिर है, आपको पता होगा, वहां पर महिलाओं के जाने के लिए अनुमति नहीं थी। परे रहते हैं यारी से, एक वर्ड यहां से उठा लीजिए, परम्बी कुलम। वो परे रहते हैं कुल से, पराम्बी कुलम। परे परिवार वरिवार से भी ऐसे ही रहते हैं। वो पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। केरल। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कल वाले देखिए, ताडोबा याद है? ताडोबा क्या करता है? हमने बताया था जब व्यक्ति हारा हुआ महसूस करता है, हार हो जाती है उसकी, हार या फिर हारा, तो भैया क्या बोलेंगे? हार। तो यहां पर बोलो तड़ से मारने का मन करता है जब तुम्हें चंद लोग क्या करते हैं, चंद लोग परेशान करते हैं। कहाँ के? जब गांव में लोग तुमको बोर करेंगे,
गांव नवेगांव, बोर गांव के लोग तुमको बोर करेंगे। अरे भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम तो पता है तुम्हें कि तुम्हारी हार हो चुकी है। पूछेंगे भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, गांव में लोग तुमको बोर कर देंगे। तमाम तरह के पेच चलेंगे। पेंच तो याद होगा कल का भी आपको। दोनों में मुझे बताइए, पेंच जो नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र के अलावा और किस स्टेट में फैला हुआ है? कल हमने बताया था आपको, पेंच महाराष्ट्र के अलावा और किस स्टेट में फैला हुआ है? तो आप कहेंगे भैया एमपी में फैला हुआ है। किसमें? एमपी में। बहुत बढ़िया, पेंच एमपी में फैला हुआ है। सह्याद्री के लिए एक रूट वर्ड याद रख लीजिए, सहाया। क्या बोलोगे? सहाया। यार अब जिंदगी में हार हो गई है, अब सहा नहीं जाता ज्यादा, अब सहा नहीं जाता, अब जिंदगी में अंधकार दिखता है, अब सहा नहीं जा रहा है। हार को हर कोई सहन नहीं कर सकता। मजबूत इरादे वाले बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है, हार मिली तो दोबारा प्रयास करेंगे, और फिर से हार मिलेगी तो फिर से कोई और प्रयास करेंगे, प्रयास अनंत तक जारी रहेंगे। सहा नहीं जाता भाई हार। और मेल घाट को याद रख लो, मेल। जो हार जाते हैं उनका तो भैया मेल भी बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो आप, कोई ऐसा होता है कि बेरोजगार को ढूंढने जाए शादी के लिए, हारे हुए आदमी से कोई शादी कर देगा? बताओ आप मुझे, हाँ या ना? तो मेल भी किसका होता है? मेल भी मुश्किल हो जाता है हार पर। जीते हुए लोगों का ही होता मेल भी। बोले फटाफट से। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे भैया? हार से, हार से, हार से। पर बिच्छू मैन ऑफ इंडिया कौन है? अबे ये सर्च कर लो, बहुत सारे मैन आ जाएंगे, 200 मैन आ जाएंगे। बिच्छू मैन है हिम्मत राव, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त। तो उतने उतने जब तुम्हारे दिमाग में जो प्रश्न आया, आप इंटरनेट के युग में साथी हैं, तो उस चीज को सर्च कर लेना, उसको वेरीफाई कर लेना है। दुनिया एआई पे पहुंच चुकी है और अभी आप डाउट पे अटके हुए हैं। ठीक है, अभी आपके लिए हम एक इंजन बना रहे हैं, ऐसा है ना, डेवलप करवा रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपको कोई भी डाउट होगा ना, जब आप एप्लीकेशन पे होंगे, कोई भी डाउट होगा तुम्हारे लिए फटाक से आदमी अवेलेबल हो जाएगा। तुम इधर डाउट लिखोगे और तुम्हारे लिए आदमी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, डाउट बताने के लिए। बताओ जी भाई साहब, आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कहे तो अपना क्लोन बनवा दूंगा एक, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। इधर आप कमांड देंगे, आपको बताने के लिए मौजूद। आगे आएंगे। तो हार याद रखेंगे, हार होने पर मेल नहीं होता, तड से मारने का मन करता है, हार सहन नहीं होती, गांव में लोग बोर कर देते हैं पूछ पूछ करके तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? मध्य प्रदेश देखिए, कान्हा हमने बताए थे, कान्हा माधव, ठीक है, कान्हा हो गया आपका, पेंच हो गया, पेंच, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, सतपुड़ा, संजय दुबरी, राता पानी। ठीक है, रात को, मध्य रात को खेत में पानी करने गया कोई? तो रात को पानी होता है खेत में, मध्य रात को किसी ने किया पानी खेत में? हमने बहुत किया है। ठीक है, हालांकि जब हमारे पिताजी, जब हमको मतलब वो फोकस करते थे पढ़ाने पे, बस पढ़ो, मत खेलो, मत कूदो, मत कोई काम करो, बस पढ़ो। ठीक है, और वो सारा काम खुद करते थे खेती का ज़्यादातर। हाँ, जब फसल कटने की बारी आती थी तो फिर हम सारा परिवार सहयोग करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और उनको बहुत सारे फ्रैक्चर आ गए। ये वज्र होता है ना, ये टूट गया उनका यहाँ से, और मोर देन आपका 18 फ्रैक्चर उनको हुए जगह जगह पर, क्योंकि वो हमारी दादी का दिया से लाने जा रहे थे ना, गंगा जी जाते हैं बाइक से, तो वो गिर गए। ठीक है, तो उनका एक कंधा ये सब टूट गया। तो उस टाइम पे हमको करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम तक वो महीनों तक हॉस्पिटलाइज रहे, और उस समय पर हमने किया रात को पानी, तो तब की याद है, नहीं तो उसके अलावा नहीं करना पड़ा कभी। तो क्या बोलेंगे? राता पानी, रात को पानी खेत पे, मध्य रात में, आधी रात में, आधी रात में। वीरांगना दुर्गावती, क्या बोलेंगे? वीरांगना, ऐसे याद रखना। देखो, वीर बोलते पुरुष को, वीरांगना बोलते हैं जो आपका स्त्री होती है, वीर, वीर अंगना, वीर अंगना बोलते स्त्री को, वीरांगना दोनों से मिलके बनता है। तो वीरांगना जो होती है वो मध्य में नहीं छोड़ के जाती किसी को। आजकल कोई बोले ना कि भाई वो उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया, उसको छोड़ दिया, पति मरवा दिया, तुम बोलना वो वीरांगना नहीं है। वीरांगनाएं किसी का साथ मध्य में नहीं छोड़ती, वो किसी से झूठे वादे नहीं करती, वो मध्य में छोड़ के नहीं जाती। तो वीरांगना को बोलेंगे मध्य में छोड़ देंगे क्या? नहीं जी। माधव हमको याद रखना है, क्या बोलेंगे? माधव हमको याद रखना है। देखिए यहां पर जो कान्हा लिखा हुआ है सबसे ऊपर, कान्हा, कान्हा कहाँ रहते हैं? हम सबके मध्य में रहते हैं। माधव कहाँ रहते हैं? हम सबके मध्य में रहते हैं। ठीक है, माधव से बांधव याद रख लोगे। पेच मैंने बताया, इसको याद रख लो, पेज,
पेज कॉपी का फाड़ के दोगे तो कहाँ से दोगे? मध्य से दोगे। कहाँ से? मध्य से दोगे, मध्य से। पन्ना फाड़ के दोगे कॉपी का तो पीछे से देंगे या मध्य से? जहाँ पिन लगी रहती थी, मध्य से। पन्ना फाड़ के कहाँ से देते हैं? मध्य से, मध्य से। तो पन्ना कहाँ से देंगे? मध्य से। ओके। सात का पहाड़ा उसी पन्ने पे लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? सात का पहाड़ा। ठीक है, सात का पहाड़ा। माधव भी याद हो गए। देखिए कान्हा जो है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है। इस आपका कान्हा टाइगर रिजर्व का एक मैस्कॉट है। मैस्कॉट, मैस्कॉट बनाए जाते हैं शुभंकर। ठीक है, जो लुप्त प्राय प्रजाति है उसको भी बचाया जाए। तो यहाँ पर एक नाम दे रखा है मैस्कॉट, भूरा सिंह बारहसिंगा। भूरा सिंह, भूरा सिंह बारहसिंगा कहाँ का मैस्कॉट है? भूरा सिंह बारहसिंगा। जब मैंने रिसर्च किया इसको तो मैंने पाया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। भूरा सिंह बारहसिंगा किस टाइगर रिजर्व का अपना शुभंकर है, यानी कि मैस्कॉट है, मैस्कॉट है। अतिरिक्त बातें मत करें आपसे साथी, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके हमेशा पिछले 7 महीने से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, और अभी उसमें लगभग आप ऐसे समझ लिए और भी जर्नी बाकी हैं, और इनमें मैंने आपसे कम से कम 700 बार हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया होगा कि जब आप पढ़ें, हालांकि 99% बच्चा खुद को डेडिकेशन के साथ में फॉलो करता है, उसको डेडिकेट रहता है। 1% उस बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चे, आपके सपने हैं, आपके सपने तब पूरा होंगे जब आप डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे। अभी हम पढ़ कुछ रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, इसका मतलब आप किसी और दिशा में हैं, किसी और दिशा में। जब तक आप अपना समर्पण कक्षा के प्रति नहीं कर दोगे, तब तक साथी वो विजय का जो मार्ग है ना, वो नहीं निकल के आएगा। वो मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता, वो नहीं निकल के आएगा, वो दूर रहेगा। अतिरिक्त बातें ना करें, ये रिक्वेस्ट है मेरा सभी लोगों से। देखिए बांधवगढ़ में क्या लिखा हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी। हॉट एयर बैलून समझते हो? ऐसे आपने देखा होगा, एयर बैलून होता है एक, है ना, और ये तो बैलून क्या है, तो कुछ और बन गया। एयर बैलून होता है, आपने देखा होगा, उसमें लोग घूमते हैं। गाना देख लेना, एक खाली सलाम दुआ, तो मतलब बहुत सारे में दिख जाएगा आपको। देखा है ऐसा? अंदर यहाँ पर लोग लोग खड़े रहते हैं, 8-10 लोग। अभी एक इंसिडेंट भी हो गया था, ये आपका ऊपर इसमें, क्योंकि इसमें आपका एक क्या होता है, एयर, हॉट एयर, एयर यानी गर्म हवा प्रसारित की जाती है जो इसको फूला रखने में मदद करती है। और अभी क्या हुआ था, इसमें आग लग गई थी रिसेंट में, आपने वीडियोज़ वगैरह न्यूज़ में देखा हो। ठीक है, न्यूज़ वाले हालांकि जो दिखाना चाहिए उसको नहीं दिखाते हैं, लोगों को अवेयर नहीं करते हैं कि इस तरह के खतरनाक स्टंट से दूर रहें, आपका जीवन अमूल्य है। वो तो कुछ और ही दिखाते हैं। वो 4 लोग बैठा लेंगे बहस करने के लिए, कौन लोग हैं, हाँ जी भाई साहब हम आपसे ये बोलेंगे, आपको तब भाई साहब ये बोलना है। ऐसे ही पॉडकास्ट चलेंगे, भाई साहब मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या पूछूंगा? कुछ भी, सब कुछ नहीं पूछ सकते हो। वो पूछ सकते हो, ये इसको हटा दो, ये वाले क्वेश्चन को, इसका आंसर भैया मैं ऐसे दूंगा, नहीं नहीं ऐसे मत देना, यह मसाला यहाँ आएगा, ऐसे देना। चलो तो मिलके एक पॉडकास्ट कर लेते हैं, ठीक है, पॉडकास्ट कर लेते हैं। और एक काम करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा लेते हैं पॉडकास्ट के लिए भी। ठीक है, सामने तुम्हें जो बोलना, कहीं तुम उसको भूल ना जाओ, तो सामने यहाँ लिखा हुआ आता रहेगा। पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं एक, और आराम से 2-4 दिन बाद करेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं ताकि लोग देखें तो उनको लगे यार कितने इंटेलेक्चुअल पर्सन है, कितने इंटेलेक्ट। अभी तुम्हारा मूर्ख बना दिया ना, तुरंत ही, तुरंत मूर्ख बना दिया। अभी एक इंटरव्यू आया था रासा मामी का, आपने देखा होगा, एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू। देश का माइंडसेट बदल गया एकदम से। जो देश एक व्यक्ति को अभी तक गाली दे रहा था, ठीक है, विजय माल्या को, एकदम से उसका माइंडसेट बदल गया। उनको लगा देवता आदमी यही तो है, देवता आदमी यही तो है, मंदिरों को दान दिया यार। बताओ दे भाई साहब, जो आदमी 100 करोड़ से ऊपर के बिजनेस करते हैं उनको एक सोशल फंड देना पड़ता है। अब मतलब 100 करोड़ से ऊपर का कोई बिजनेस करेगा तो 2 करोड़ का सोशल फंड देना ही देना पड़ेगा। अब व्यक्ति सोचता है उस 2 करोड़ के फंड को मैं कहाँ दूं ताकि नाम जियत रहे, तो जहां पर आपका वो प्लेट लग जाए, मंदिरों में लगवा देते हैं, वहां पर सबसे लंबे समय तक वो नाम रहेगा कि हाँ फंड भी दिया, और देना मजबूरी है, ऐसा उसे दिए बगैर रह नहीं सकते, बच नहीं सकते हैं, है ना। तो अब लेकिन देखने वाले लोगों का क्या है कि वो, उनको वो नॉलेज नहीं है, वो आईक्यू उनका नहीं है, वो माइंडसेट उनका नहीं है, तो उनको तो जो दिखाया जाता है वो उसी पक्ष में हो जाते हैं एकदम से भाग करके। तो ऐसा नहीं होना है, थोड़ा आईक्यू लेवल अपना बढ़ाइए, आप भी मनुष्य हैं। अपनी रिसर्चेज पर थोड़ा विश्वास करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा रिसर्चर बनिए। ओके, बात क्लियर है? मध्य प्रदेश, हाँ जी। मिजोरम, भाई मजे लेने के लिए ना, मजे लेने के लिए दाम चाहिए दुनिया में। मजे लेने के लिए क्या चाहिए? दाम चाहिए, दाम, दाम। जैसे दुनिया में क्या बताया जाता है कि यार जो पैसा है ना, पैसा, धन, वो मतलब सारी समस्याओं की जड़ पैसा है।
कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? और ये कहा किसके द्वारा जाता है? मैक्सिमम किन लोगों के द्वारा बोला जाता है ये? जिनके पास धन नहीं है। यानी कि आपकी जरूरतें किससे पैदा होती है? धन सबसे बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। उस माइंडसेट से तुमको निकलना होगा। हाँ भैया, हमको जो है पैसे अर्न करने पड़ेंगे, हमारी बेसिक नीड्स उसी से पूरी होंगी। ठीक है, सभी लोग एकदम से सन्यास को ग्रहण नहीं कर सकते। 850 करोड़ लोग सन्यास ग्रहण कर लेंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मजे 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 के लिए दाम चाहिए भैया। उड़ीसा याद है? उड़ उड़, वो किसी के साथ उड़ेगी। कौन सी सिम लेके आई थी बताना? कौन सी सिम लेके आई थी? तो वो उड़ेगी। उसने एक सिम ली है वोडाफोन की, किसी से बात करती है, उड़ जाएगी वो एक दिन, देखना तुम। 7 कोस कितनी दूर चली जाएगी? 7 कोस दूर चली जाएगी उड़ के। कितनी दूर चली जाएगी उड़ के? 7 कोस। जैसे अभी किलोमीटर में मेजर करते हैं तो पहले, अरे तुम्हें वोडाफोन भी याद है? अरे ऐसे फिक्स नहीं है यार। वाई याद रख लो, जियो याद रख लो, देश में जियो चल रहा है, एयरटेल याद रख लो, कुछ भी रख लो, वोडाफोन ही याद कर लिया है तुमने। तो क्या बोलेंगे? उड़ के उसने सिम ले लिए, 7 कोस दूर चली जाएगी। राजस्थान, राजस्थान राजा का स्थान। क्या बोलोगे? राजा का स्थान। राजा का स्थान कैसे प्राप्त होता है भैया? रण से प्राप्त होता है। राजा का स्थान रण से प्राप्त होगा। अरे इसमें तो बहुत रिस्क है भाई, लड़ने में रण में रिस्क तो है, लेकिन तुम क्या बोलोगे? याचना नहीं, अब रण होगा, अब रण होगा। मुकुद्रा हिल्स, रण में रिस्क लोगे तभी तो मुकुट मिलेगा, मुकु से मुकुद्रा। रामगढ़ विषधारी, तो आप कहेंगे भैया इस रास्ते में तो कोई तुमको विष भी पिला सकता है। देखा तुमने, राजाओं को विष पिला दिया जाता था। आचार्य चाणक्य, आपने सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो हम आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे तो वो लेसन्स पढ़ाएंगे कि चाणक्य ने क्या सिखाया, आचार्य चाणक्य जी ने क्या सिखाया आपका, किनको? ग्रेट आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या सिखाया। तो वो उनको आपको पता होगा, विष भी देते थे, स्लो पॉइजन, ताकि कोई सी जहर का असर ना हो उन पर, किसी जहर का असर ना हो। और यही एक बार आपको पता होगा, यही जहर दे दिया गया था। ठीक है, तो जिससे बिंदुसार पैदा हुए तो उनकी पत्नी ने उसको खा लिया था। तो बिंदुसार की जो माँ थी उनका ऑपरेशन करना पड़ा था। बिंदुसार की माँ का ऑपरेशन, उस टाइम पे सर्जरी नहीं होती थी, तो लेकिन सर्जरी की गई, तो उसको बोला जाता है आपका सिजेरियन किंग, सिजेरियन सुल्तान, जो सर्जरी के द्वारा पैदा हुआ। और इसी बात के लिए आचार्य चाणक्य के खिलाफ कर दिया गया था। किसको? बिंदुसार को, कि तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण आचार्य चाणक्य हैं। आचार्य चाणक्य, वो जहर जो तुम्हारी माता के पेट में गया, जिसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ी, तुम्हारी माता की मौत हो गई, इसके पीछे जो है वो हाथ आचार्य चाणक्य जी का है। तो विष बहुत रहते, राजा के स्थान पर प्राप्त करने के लिए बहुत विष, बहुत जहर, बहुत जहर। धौलपुर करौली, क्या बोलोगे? धौलपुर, क्या बोलेंगे? ढोल। राजा के स्थान पर जब कभी जाते हो तो ढोल बजते रहते हैं या नहीं? ढोल से याद रख लेना, ढोल से ढोलपुर। ढोल बजते हैं नहीं बजते? नगाड़े। आप कहोगे हाँ भैया, राजा के स्थान पर स्वागत बहुत होता है, डम 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 टमा डम डम टमा डम डम, बहुत ढोल बजते हैं, बहुत ढोल। तमिलनाडु, तमिलनाडु क्या बताया था? तुम मिलने आना, तुम मिलना, तुम मिलना। और क्या फरमाइश थी जब मिलने आना? तो क्या लेके आना? क्या मांगा था उसने? मलाई, मलाई। तो मलाई रूट वर्ड तो तमिलनाडु का है ही, मिलन और मलाई। देखो, मिल वर्ड भी आ रहा है और मलाई वर्ड भी आ रहा है। तो मिलन पे मलाई, क्या बोलेंगे? मलाई, मलाई जहां पर भी आ रहा है। और ये कलाकंद लिखा हो तो कलाकंद भी याद रख लो यार। तुम मिलने आना तो कलाकंद लेके आना। बोलो थम्स अप करके, जी भैया जब सिलेक्शन हमारा होगा तो कलाकंद ही लेके आएंगे। ठीक है, क्या बोलोगे? कलाकंद, मुंडन थुरई से याद रख लेना, कलाकंद, मलाई, मलाई, मलाई। और सत्यमंगलम, सत्य को तो आप जानते ही हो सारे लोग, कि तुम मिलने आना तो सत्य के साथ मिलने आना, झूठ के साथ मिलने मत आना। कभी पता चले तुम्हारे ख्यालों में कोई और है और हमको तुम फिर बताओ भी ना, और हमारे साथ साथ फेरे भी ले लो, और फिर हमको तुम घुमाने भी ले जाओ मेघालय। दिक्कत है ना, तो बता दो पहले ही। अब घर वाले भी प्रेशराइज कर रहे हैं और फिर ऐसे नेशनल मीडिया पे दिखा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। जब उसको किसी और से शादी करनी है तो तुमने क्या प्राप्त कर लिया फिर? ठीक है, थोड़ा अवेयर हो जाओ। हाँ, अपनी बेटी को अवेयर करो कि ये तुम्हारे लिए ठीक चॉइस नहीं है, ये लड़का सही नहीं है, और उसके मतलब ये चीज़ें हैं, और तब भी लड़की अंधी हो।
तब भी लड़की ना माने तो तब क्या करोगे? जबरन तो कोई चीज़ें अभी इस आधुनिक भारत में हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। ये तो परवरिश और आपका परिवेश का नतीजा है कि आप उस बच्चे को किस तरह से गाइड करते हैं, वो किस तरह से अपने डिसीजंस लेंगे, और उनके डिसीजंस अच्छे हों, उनके निर्णय गलत ना हो, ये हमारी और इस समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए उनको अवेयर करें। ठीक है? तो क्या बोलेंगे भैया, सत्य के साथ मिलने आना, तुम जब मिलने आना, झूठ के साथ में नहीं, झूठ अपने घर रख के आना। एक बच्चे ने बताया भैया सत्यमंगलम को भी T2 अवार्ड मिल चुका है। क्लैपिंग, बहुत अच्छा आंसर आपने किया है, बहुत अच्छा आंसर आपने किया है। एक बार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को भी पीलीभीत के बाद में T2 अवार्ड मिल चुका है। ठाकुरवाणी, बच्चे आप हमेशा अच्छे आंसर देते हैं, मैं अक्सर आपको देखता रहता हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बात क्लियर है। तेलंगाना, इसको याद रख लेना, गाने से, गाना से, गाना से, वहां पर तेल से याद कराया था हमने, यहाँ गाने से याद रख लेना। आदमी गाने नहीं सुनता, कंबल ओढ़ के, कंबल ओढ़ के, तेरा मेरा प्यार अमर रहे, पता नहीं, मुझे मतलब लिरिक्स पता नहीं है क्या है, वो तुम देख लेना। मतलब आदमी गाने कैसे सुनता? कंबल ढक के, जब उसका प्रेम बर्बाद हो जाता है तो कंबल में मुंह ढक के, और भैया अमर होने के गाने सुनता रहता है। क्या? अमर होने के, या ऐसे याद रख लो, सब सोचते हैं यार ये गाने सुनता रहता कंबल में दुख भरे, ए तो मरेगा, ए मरा अमरा, ए मरेगा क्या, इस तरह के गानों में डूबा रहता है। अमर और अमरा कुछ भी याद रख लो, ए भाई मरेगा, अमरा अमरा, याद रखेंगे। कहाँ का? तेलंगाना का। उत्तर प्रदेश में याद रख लेना, उत्तर प्रदेश में हमने बताया माँ बोलती हैं, उत्तर प्रदेश में माँ बोलती है बेटा दूध पियो। क्या पियो? दूध पी लो। पीलीभीत से याद रख लेना, दूध पी लो, दूध पी लो। कल को शादी होगी, तुम्हारी एक रानी भी होगी, रानी भी होगी, और उस रानी का तुमको फिर जो है मान भी बढ़ाना है, अमानगढ़। क्या बोलेंगे? रानी तुम्हारी अमानत होगी। अब रानी तुम्हारी, उसका मान बढ़ाओगे, वो तुम्हारी अमानत होगी, अमानत रख लेना इसको, अमानत, अमानत होगी रानी तुम्हारी। तो दूध पी के ताकत रखनी पड़ेगी, नहीं कल को पता चले उसको सुरक्षा भी तो देनी है आपको, उसके लिए लड़ना भी तो, फाइट भी तो करनी है। हाँ जी भैया, किसी को उत्तर भी तो देना है तुमको, हाँ जी भैया उत्तर भी देना है। तो उत्तर कैसे देंगे? दूध पी के रानी को एक अमानत सुरक्षा की तरह रखेंगे। उत्तराखंड का जिम कार्बेट, कल हमने बताया भाई मैं जिम भी करता हूँ तब भी मेरा उत्तर नहीं देती। बढ़िया, 6 एब्स भी बना लिए तब भी उत्तर नहीं मिल रहा है, जिम भी खूब जा रहे हैं, शोल्डर भी ऐसे हो गए कान तक पहुंच चुके हैं, तब भी आंसर नहीं है। क्या बोलोगे? राजा जी बोल रहा हम तो यार राजा जैसे लोग हैं तब भी उत्तर नहीं मिल रहा है हमको, उत्तर, सॉरी। पश्चिम बंगाल, बंगले में क्या होनी चाहिए? सुंदर बुक्स होनी चाहिए, तभी बंगला सुंदर होगा। बंगाल को याद रखना, बंगला से। बंगला सुंदर कब होगा? बंगला सुंदर कब होगा? जब उसमें बुक्स होंगी। अब लोग क्या कर रहे हैं अपने घरों में? कह रहे हैं कि वो बना लेते हैं अपने घर में एक बार। आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो थोड़े, जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो अपने घर में फ्रंट पे बार बनाता है पहले, उसमें गिलास रखते हैं, उसमें 2-4 विस्की की बोतल रखेंगे ताकि फील आए यार कितने रिच लोग हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि बंगला इन बार से सुंदर नहीं बनता, ये बुक्स से सुंदर बनता है। आपको अपने बच्चों को वो बुक्स, उनको जब दिखेंगी ना, आपके घर में होंगे, जब दिखेंगे वो परिवेश होगा, उसके पढ़ने के लिए, उसके लिए माहौल बनाओ। जब उसके अंदर ज्ञान का सृजन होगा, जब उसके अंदर नॉलेज उसको बोलते हैं ना प्रस्फुट होना, जब नॉलेज प्रस्फुट होगी तब एक वातावरण तैयार होगा, तब आपका बच्चा इंटेलेक्चुअल होगा। लेकिन आप क्या दिखा रहे हो उसको? शराब की बोतलें। और ट्रेंड है ये आजकल, हर घर में मिलेगा तुमको, हर घर में नहीं तो जिनके पास थोड़ा पैसा, हर दूसरे घर में तो मिल ही जाएगा। ठीक है? देखना तुम भी वीडियोस में दिख जाएगा तुमको। सुंदर बुक्स होनी चाहिए, बंगला तब सुंदर होगा। अब छोटे से टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ आते हैं, आपको बहुत सारे नाम याद रहेंगे। देखिए, यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व का नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध। इस बात को देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, जो हमारा जीवन है, हम जैसे मनुष्य हैं, हम सभी, तो हम सभी को कभी कभी आप देखते होंगे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो हमारे स्वास्थ्य खराब होने के बाद में हम लोगों को कुछ वनस्पतियों की ज़रूरत होती है, कुछ जड़ी बूटियों की ज़रूरत होती है, हमको अपने जीवन में घर बनाने के लिए लकड़ी आदि की ज़रूरत होती है। बहुत सारी क्रियाओं के लिए हमको प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है।
तो प्रकृति पर जब हम निर्भर रह रहे हैं तो हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भारत में जितनी ऐसी जगह हैं उन सबको कहा गया है बायोस्फीयर रिजर्व। थम्स अप करके बताइए, बात क्लियर है? तो क्या बोलेंगे, क्या देखा जाता है इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए? क्या बोलेंगे, यूनेस्को नेम्ड बायोस्फीयर रिजर्व फॉर नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप। बायोस्फीयर रिजर्व मेक्स ए बैलेंस्ड एफर्ट टू रिलेट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास रहे। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम, इसको याद रखना है आपको, इस स्लाइड में आपको ये चीज याद रखनी है। MAB प्रोग्राम, यानी कि मनुष्यों का बायोस्फीयर से क्या संबंध है, इसके लिए मैब प्रोग्राम हुआ। मैन एंड क्या बोलेंगे, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसको बोलते हैं। यानी कि आप जो मनुष्य हैं, आपका पर्यावरण से क्या संबंध है, उसका क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या साइंटिफिक बेस है, क्या साइंटिफिक उसका साथ ही कनेक्टिविटी का रीजन है, ये सब उसके अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं। तो मैब प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, लिखिए, ईयर लिखिए सारे लोग, 1971 में, इंपॉर्टेंट है। मैब प्रोग्राम कब शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। बाकी चीजों को नहीं रटना है, बाकी चीजों को नहीं रटना है, ठीक है? क्या बोलेंगे, बाकी चीजों को नहीं रटना है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है इसमें, आपका याद रख लेना क्या होता है इसमें, एक तो कोर क्षेत्र होता है, कोर, यानी कि मेन उस क्षेत्र में जो कोर जगह है, कोर जगह, उस कोर जगह के बाहर में होता है आपका बफर जोन, ठीक है? ये कोर हो गया, और ये बाद वाला ये कौन हो गया, दूसरा एरिया, ये दूसरा एरिया हो गया आपका बफर जोन, बफर जोन। और एक होगा बफर जोन से बाहर, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन। तो कितने जोन में बटा रहता है कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व? तो सबसे पहले होगा कोर, जिसके लिए उसको जाना जाता है, जो वहाँ की मुख्य विशेषता, उसके बाहर में बफर होगा, और उसके बाहर में होता है ट्रांजिशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? अब हम एक बार संख्या पूछेंगे आपसे। नेशनल पार्क हमने कितने बताए आपको अब तक? नेशनल पार्क देश में कितने हैं? 107। टाइगर रिजर्व हमने कितने बताए आपको? कुछ संख्या पूछ रहे हैं। टाइगर रिजर्व 58। और हम आपसे पूछ रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, इसको बोलते हैं BSR, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 हैं, जो 60,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। ये बात याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं देश में, 18 है, 18। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है हमारे देश का? तो वो नीलगिरी है, नीलगिरी। बता सकते हैं नीलगिरी कहाँ पर है? नीलगिरी ब्लू माउंटेन्स कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु केरल तक फैले हुए नीलगिरी, ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? ब्लू, नीली पहाड़ियाँ, ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं। और ये ब्लू माउंटेन्स स्पेशली तमिलनाडु और केरल तक फैले हुए हैं। कहाँ तक? तमिलनाडु और केरल तक। सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे बड़ा, यानी कि ये 12,454 किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, ठीक है? और 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है? स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि जब हम एरिया की बात करेंगे, जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है बॉस? ये तो आप भी समझते हो यूनिट्स तो, हाँ जी। यहाँ भी हो गया किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर किलोमीटर होगा ये, ठीक है? स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का, कच्छ कहाँ पर था हमने कल आपको बताया, आंसर आई पूरी कक्षा का, हम तक एनर्जी पहुंचेगी। कच्छ कहाँ पर है? तो कच्छ आप कहेंगे भैया गुजरात में है। किस एनिमल के लिए हमने बताया था? तो याद रख लेना, ये वाइल्ड आस के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ये भैया जी आपका जंगली गधे के लिए जाना जाता है, जंगली गधे के लिए। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व ये डिब्रूगढ़ सेखोवा है। बताइए डिब्रूगढ़ सेखोवा जो है, डिब्रूगढ़ सेखोवा, ये किस स्टेट में है? सबका आंसर आएगा। सीखने की बात हमने बताई थी, आसाम सीख के बता देंगे जी भैया रंगों के नाम। आसाम का है, यानी कि असम में है, असम में सबसे छोटा है। सबसे पहला जो जीवमंडल रिजर्व है, यानी कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है, मरीन, समुद्र में भी है बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ, वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसको संरक्षित हमको करना है। तो वो मन्नार में, मन्नार पड़ता है तमिलनाडु में। जैसे ही आप यहाँ देखोगे बॉर्डर में, तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर ये मन्नार की खाड़ी है, ठीक है? श्रीलंका की तरफ नीचे यहाँ पर तमिलनाडु के पास में क्या है? मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर मिलती है आपको समुद्री डीगोंग, उसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या पाया जाता है? समुद्री, समुद्री डुगोंग पाया जाता है, डुगोंग, जिसको हम कई बार समुद्री डुगोंग भी पाया जाता है।
और कछुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्री कछुए। ठीक है, इसको बोलते हैं मरीन डुगोंग, यानी समुद्री गाय होती है ये एक तरह की। क्या होती है ये आपका साथी, आपका एक समुद्री गाय होती है। क्या होती है ये? समुद्री गाय। ये प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। समुद्री डुगोंग के लिए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो कौन सा है? वो है मन्नार। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। देखिए, ये हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लगाया है, ताकि आप अपनी पीडीएफ में इसकी प्रैक्टिस करके पहचान पाएं कौन सा एरिया किसका है। पहचान लेंगे, एरो लग करके लिखा हुआ है, बाद में प्रैक्टिस करनी है पीडीएफ से, बोले यस भैया करेंगे। पहले नाम पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा बताया? नीलगिरी। तो नीलगिरी का ईयर याद रखना है आपको। नीलगिरी का क्या? ईयर याद रखना है, सॉरी, नीलगिरी का ईयर आपको याद रखना है दोस्त। और किसी का ईयर याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी और का ईयर आप याद नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तक फैला हुआ है। नंदा देवी हमने कल आपको बताया, नंद क्या बोलेंगे? नंदा देवी। निंदा मत करो किसी का, उत्तर दो उसको, निंदा मत करो। मन्नार की खाड़ी क्या बोलोगे? उसने मिलने से क्या कर दिया? मिलने से मना कर दिया। मना कर दिया उसने किससे? मिलने से, मिलने से। याद है आपको, उसने बोला था, मैं भाई जब घायल हो रहा था मैंने उससे बोला नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्रैक से। भाई कोई क्रैक आ जाएगा मेरी हड्डी में, प्लीज नो क्रैक, क्रैक मत करो। लेकिन फिर भी मैं घायल कर दिया, मैं घायल कर दिया, घायल। सुंदरवन याद हो गया। अभी आपको, मतलब मैं कहता हूँ ना, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो चीजें एक टाइम पे आप सारी रिलेट करते चले जाओगे। अब बताइए, सुंदरवन याद कराने की जरूरत है क्या पश्चिम बंगाल में? मानस असम में याद कराने की जरूरत है क्या? सिमलीपाल उड़ीसा में। हो गए ना आप इस नाम से फैमिलियर, एग्जाम तक फैमिलियर रहोगे, प्रॉमिस टू यू। दिहांग दिबांग, तो जो नाम आपने अब तक नहीं पढ़ा है, स्टूडेंट का तरीका होना चाहिए कि उस पर बिंदु बना लिया करो आप, ताकि आप उसको ध्यान से देखें, क्योंकि आपके लिए नया नाम है। दिहांग दिबांग। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश। अब आंचल, अरुण से ये आंचल जो है, अरुण से ये कहते हैं मुझे ये दिवा, मुझे ये दिला, मुझे ये दिवा, मुझे ये दिवा। भाई यार, उसको लेके भागा था, उसके साथ कहीं गया था, फरार हो गए थे दोनों, तो कुछ डिमांड नहीं करेगी क्या? ये दिला, ये दिबा। तो बोले भैया वो उससे कहती रहती है दिबांग, दिबांग। पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए, आप दो लोग जो हैं अपने मध्य में कभी किसी को पंच मत बनने देना। आप दो दोस्त अगर हो ना कोई, और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा हो, आपकी कमियां आप दूर करोगे। दोस्त से मतलब कोई भी रिश्ता हो सकता है, इसमें पिता पुत्र का हो सकता है, माता पुत्र का हो सकता है, भाई भाई का रिश्ता हो सकता है, भाई दोस्त दोस्त का हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का हो सकता है। आप अपने बीच में किसी को पंच मत बनने देना। अगर आप जब अपने बीच में मीडिएटर ले आते हो ना कोई और, तब चीज़ें बिगड़ती हैं। आप समझते होगे चीज़ें सुधरती नहीं, बिगड़ती हैं। अगर आप स्व विवेक से, अपने विवेक से चीज़ों का हल ढूंढेंगे, और सामने वाला भी ढूंढे तो हल निकलता है। आप ढूंढ रहे हैं, सामने वाला नहीं निकल रहा है, तो नहीं निकलेगा। थर्ड आ जाओ, फोर्थ आ जाओ, फिफ्थ आ जाओ, कोई अंतर नहीं आएगा। तो पंच मत बनने देना अपने मध्य में किसी को। बोले नहीं भैया, अपनी चीज़ें हम खुद संभालेंगे, अच्छे तरीके से शांत मन से निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय होगा जीवन में। जीवन निर्णयों की वजह से बनता है, याद रखना। आप अपने जीवन में कैसे डिसीजंस लेंगे, आपका भविष्य उसी बात पर निर्भर करेगा, सिर्फ और सिर्फ, और कोई पैमाना नहीं है। कोई भाग्य आपका निर्माण नहीं करेगा, याद रख लेना। आपको पुरुषार्थ पर विश्वास रखना है, आप निर्माण करेंगे, आप। अचनक मार, अचनक याद है? अमरकंटक तो एमपी में पहाड़ियां हैं। अचनक मार एक नाम, अचानक से। अचानक से कहां पर? अचानक से कहां पर याद है? अचानक से छत पर, छत पर इंदर आ गया था अचानक से। कच्छ का रण जो जंगली गधे के लिए जाना जाता है, गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल। भैया शीत क्या चीज होती है बताना जरा, ठंडी क्या चीज होती है? कोल्ड होती है हिम, हिम बोलते हैं बर्फ को। हिम किसको बोलते हैं? आइस को, आइस को, आइस को। हिम और आइस ये कोल्ड होती है कि नहीं होती है? हाँ जी भैया, होती है, होती है। कंचनजंगा ये सिक्किम में है। क्या बोलोगे? चने किससे खाने हैं? या हमने बताया था वो सिक हो गया, वो बीमार हो गया, क्योंकि उसकी जंघा में दर्द है, थाइज में दर्द है। चने खा लो सीख से, ऐसे याद रखना, सीख से। अगस्त्य मलाई, मलाई याद है? ये तमिलनाडु से लेकर केरल तक फैले हुए हैं, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है।
बड़ा निकोबार, ये तो निकोबार में ही है। डिब्रू सेखोवा कहाँ पर बताया, सीखने की बात आसाम सीख लेंगे जी। शेषाचलम आंध्र प्रदेश का, इसको मार्क करो भाई, आपको शेष चलना है, शेष यानी कि शेष मतलब कुछ बचा हुआ है वो चलना है। तो अंधा आदमी उसको नहीं चल सकता है, शेष चले हुए को उसको किसी सहारे की जरूरत होगी। अंधा आदमी शेष नहीं चल सकता है, बचा हुआ नहीं चल सकता है, शेष नहीं चल सकता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना कहाँ से फाड़ोगे भैया, मध्य से फाड़ेंगे। कहाँ से, मध्य से फाड़ेंगे, मध्य से, मध्य से फाड़ेंगे, मध्य से पन्ना फाड़ दोगे। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ऊपर से रिपीट करते आओ फटाफट से, ऊपर से रिपीट करते आओ फटाफट से, रिपीट करते हुए आएंगे ऊपर से। एक एक रिपीट होना चाहिए आपका, एक एक पर ध्यान होना चाहिए, एक एक पर। मजा आ जाएगा अगर आपने सारे नाम दे दिए। नीलगिरी कहाँ पर फैला, कर्नाटक तमिलनाडु से केरल तक फैला हुआ है, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पर, उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी बताइए मुझे, मन्नार की खाड़ी, मन्ना क्या बोलेंगे, तुम मिलना, मिलने से मना कर दिया। नोक्रेक मेघालय, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अचनकमार ये आपका कहाँ पर बोला, छत्तीसगढ़। और अमरकंटक एमपी में। कच्छ का रण गुजरात। कोल्ड डेजर्ट ठंडा, कोल्ड क्या होता है, हिम, आइस होती है आपका। कंचनजंगा सिक्किम होगा आपका। अगस्त्य मलाई क्या होगा आपका, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु होगा। निकोबार, निकोबार डिब्रू सेखोवा असम में। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। थम्स अप करो, आया मजा। मेमोरी क्रिएट हुई, भूलने नहीं देंगे। बस हाँ, जहाँ पर चीज़ें नहीं ट्रिक लग सकती है वहाँ पर थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, उतनी उम्मीद आपसे भी करूँगा। 50 to 70% चीज़ें मैं आपको लर्न करा दूंगा, 30% आपका भी प्रयास मुझे चाहिए होगा, हम दोनों के प्रयास से मिलकर चीज़ें होंगी। ओके, बात क्लियर है। अब तीसरे टॉपिक पर आते हैं, आज का हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। जैव विविधता स्थल इनको हम बोलते हैं, हॉट स्पॉट। देखिए, जब कोई हॉट स्पॉट की बात आएगी, पहली बात तो हॉट स्पॉट क्या होता है उसको पढ़िए। हॉट स्पॉट में क्या होता है, जीव जंतु भी जहां पर हों आपका, और साथ ही आपका प्रजातियां भी वहां पर हों। प्रजातियों से मतलब है कौन कौन सी, इसको पढ़िए पहले दोनों को। फौना, जितने भी जीव जंतु होते हैं इनको बोलते हैं हम फौना। और जितने भी हमारे पेड़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरा हम कहते हैं। तो जहां पर फौना और फ्लोरा एक साथ हों तो ऐसी जगह को हॉट स्पॉट कहा जाता है। और याद रखना, हॉट स्पॉट नाम किसने दिया था, नाम पूछा जाए तो नॉर्मन मेयरस ने। क्या बोलोगे, हॉट स्पॉट जो ये नामकरण किया, जो नॉमिनेशन ये आपका इसका नॉमिनाइज किया, इसको नामकरण किया, ये थे आपका नामकरण करने वाले व्यक्ति, उनका नाम है नॉर्मन मेयरस। क्या नाम है, नॉर्मन, नॉर्मन मेयरस, मेयरस, नॉर्मन मेयरस, ठीक है। ऐसे स्थान जहां पर समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां अधिकता में मिलती हैं। तो जीव जंतु बहुत सारी तरह के हैं वहां पर। आप देखो अपने आसपास, देखो आपके पास कौन कौन से जंतु मिलते हैं। आप कहोगे भैया हमारे पास में गाय है, कुत्ता है, और आपका गाय हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है, गाय की प्रजाति हो गई सारी, कुत्ते की प्रजाति हो गई, भैंस की प्रजाति हो गई सारी, मनुष्यों की प्रजाति हो गई सारी। पेड़ देखोगे आप बहुत लिमिटेड है, शीशम, नीम, मतलब 10-5 पेड़ देखोगे उसके आसपास ही पेड़ होंगे। ऐसा ही होता, नहीं होता। बिल्ली की प्रजाति है जी, चूहा हमने देखा है, हमारे पास में छिपकली की प्रजाति है। तो आप देखो, लेकिन जब छिपकली आप देखोगे एक ही तरह की होगी आपके यहाँ, लेकिन आप देखो कोई एक ऐसी जगह है वहां पर हजारों तरह की छिपकलियां हैं, हजारों तरह की, जब वो प्रजाति, पौधे, एक ही पौधे की बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है, किसी एक पौधे की। कोई एक जीव है उसकी मधु मक्खी है, मक्खी आप देखो आपके यहाँ मक्खी जनरली कैसी होगी, एक प्रकार की मक्खी, देखो हजारों प्रकार की मक्खियां हैं, ठीक है, क्योंकि लाखों प्रजातियां उसमें हैं। कहीं पर देखोगे लाखों तरह के मच्छर हैं। तो आप क्या बोलेंगे इसको, तो आप कहेंगे अच्छा। तो इस बात पर हम पहुंचेंगे जहां पर बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां अधिकता में पाई जाती हैं, इस वर्ड का महत्व है। परंतु उनका जो अस्तित्व वो निरंतर संकट पर बने रहता है, यानी ये कभी भी लुप्त प्राय हो जाती हैं। हम आपको जब संस्थान बताएंगे, IUCN बताएंगे, तब हम आपको रेड डेटा बुक बताएंगे कि उसमें आपका लुप्त प्राय जीव कौन कौन से हैं। तो ऐसे स्थान तप्त स्थल, हिंदी में क्या बोलते हैं हॉट स्पॉट को, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहलाते हैं।
यह सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। हॉटस्पॉट कहाँ पर है आपका? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। किसमें? ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया जी। फोना और फ्लोरा समझ गए, ये हमारी पढ़ने की बात थी सिर्फ, और कुछ नहीं। भारत में 4 मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। क्या बोलोगे? कितने बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में है? ये इंपॉर्टेंट बात है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इमेज को देखना जरा, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में? 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक आपको दिख रहा होगा हिमालय की तरफ है, ठीक है। एक आपको दिख रहा होगा जिधर म्यांमार की तरफ है, रेड वाला एरिया बर्मा की तरफ है। एक आपको दिख रहा होगा साथी यहाँ पर जो ये आपका इधर वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में थोड़ा सा हिस्सा ईस्टर्न घाट में, यानी कि आपका किधर? पूर्वी घाट की तरफ भी है, पूर्वी घाट की तरफ। और इधर जहाँ पर इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार जैसे देश आ जाते हैं, यहाँ पर जो है ये इसको बोलते हैं सुंडा लैंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सुंडा लैंड, ठीक है। बोलेंगे कोई इशू, कोई परेशानी? कितने हैं? 4 हैं, यानी कि मध्य में नहीं है, आउटर रीजन में है। अब यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ऑप्शन में क्या करता है किसी क्वेश्चन को पूछते टाइम, वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देता तो मार्क करके एक जगह है, अभी हम आपको बताते हैं तब आप समझोगे। देखिए एक कहाँ पर है? हिमालय। तो हिमालय में कहाँ तक है? भूटान, नेपाल और साथ ही आपका साउथ इंडिया तक के क्षेत्र इसमें आ जाते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया से मतलब कैसे घूमता है वो, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, तो हिमालय रेंज जो है वो घूम के कहाँ से आ जाती है आपका? इधर सागर में अंडमान निकोबार तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अंडमान निकोबार तक जाती है। जाती है कि नहीं जाती? जाती है कि नहीं जाती? बोलो भी फटाफट से, सारे लोग बोलेंगे एक बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भैया स्टेनो के प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए दोस्त। अभी नायक 2.0 जीएस प्रैक्टिस सेट हमने कराया है। आपको एमसीक्यू की किसी को भी प्रैक्टिस करनी है तो नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं। किसी भी एसएससी के एग्जाम्स के लिए इनको किए बगैर मत जाना, किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, तो आप कहेंगे हाँ जी जाती है। दूसरा क्या है? पश्चिमी और पूर्वी घाट। देखिए यहाँ पर फोकस करिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, यानी कि यहाँ से हम बात करें आपसे तो इधर क्या आ जाता है आपका? महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है। इधर आपका केरल आ जाता है, इधर कर्नाटक आ जाता है, ठीक है। और इधर क्या है? श्रीलंका, यहाँ श्रीलंका तक फैला हुआ है। इसमें अगस्त्यमलाई की पहाड़ियाँ, जो केरल की आपका साइलेंट वैली है, जो पेरियार है केरल का नेशनल पार्क, वो सब इसी में आते हैं। जबकि पूर्वी हिमालय और उत्तर पूर्व भारत से भूटान तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर आपका पूर्वी घाट भी आता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कभी भी देना दोनों एक साथ में तो हम चुन ही लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करता है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को अलग अलग विकल्प में चुन लेता है। तो आपको वहाँ पर प्राथमिकता देनी है किसको? पश्चिमी घाट को। कि सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में वेस्टर्न घाट में है। मैं आपसे इसको आसान से शब्दों में बोलूं कि पश्चिमी घाट में जैव विविधता ज़्यादा है कि पूर्वी घाट में? आपका क्या उत्तर होगा? दोनों विकल्पों में से एक चुनने के लिए हम आपको दें, दोनों को, यूं तो हम साथ पढ़ रहे हैं लेकिन मैं कहता हूं कि दोनों में से एक विकल्प आपको चुनना है, तो आप किसको चुनेंगे? पश्चिमी घाट को। यही मैं आपसे बस जानना चाह रहा था। बहुत बढ़िया। पश्चिमी घाट में इंडो बर्मा रीजन, क्या बोलेंगे? इंडो बर्मा रीजन। भैया क्या सभी आपका ट्रॉपिकल में होते हैं? नहीं, ज्यादातर। इसका जो ज्यादा एरिया है, बायो, सभी नहीं बोलेंगे, शायद हमने उसमें सभी शब्द का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। यह सिर्फ 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 शब्द बना, सिर्फ शब्द हटा दें, ज्यादातर की बात आई। ओनली वर्ड को हटाना पड़ेगा, ओनली वर्ड को हटाना पड़ेगा दोस्त। ये ट्रॉपिकल रीजन्स या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं ज्यादातर। यहाँ पर आएंगे इंडो बर्मा रीजन। इसमें पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक का हिस्सा आता है, बांग्लादेश से मलेशिया तक का। इसमें भारत का छोटा सा ही हिस्सा आता है इंडो बर्मा में। और चौथा क्या है? वो है सुंदरवन क्षेत्र। इसके अंतर्गत समय पर आइलैंड आते हैं। इसमें थाईलैंड, आपका इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत के अंडमान निकोबार तक के क्षेत्र आते हैं। कई जगह इसको साथी आपका, कई जगह इसको क्या बोलेंगे? आपका सुंडा के नाम से जाना जाता है। सिर्फ सुंडा भी इसको बोलते हैं, सुंडा, सुंदरवन। मेमोराइज करिए, आंखें बंद करिए एक बार, कौन कौन से एरिया हैं। एक तो आपका बर्मी क्षेत्र हो गया, एक हिमालयी क्षेत्र हो गया, एक पश्चिमी घाट हो गया मुख्यतः, और एक क्या हो गया? एक सुंदरवन। यानी कि आपका सुंदरवन किधर पड़ेगा? बताइए किस स्टेट में है सुंदरवन? तो आप कहेंगे इधर साइड में, वेस्ट बंगाल की साइड में। वेस्ट बंगाल से मतलब क्या है? इधर अरेबियन सी है,
अरेबियन सी अरब सागर है, और इधर कौन सा, बे ऑफ बंगाल। यानी कि इधर हो गया आपका एक रीजन, एक रीजन इधर हो गया, एक रीजन इधर हो गया, और एक रीजन इधर हो गया, आपका 4 रीजन है। कोई क्लियर, बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई साथी, कोई इशू तो नहीं, कोई इशू तो नहीं। बस आपके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए। स्टैटिक जीके में चीज़ों को हम तो फिर भी बहुत विस्तार से इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए। हाँ, मैं इन चीज़ों को एक बार रिपीट करूंगा, और ये रटने जैसा जो प्रोसेस है उसको हम बहुत आसान बनाएंगे, बहुत आसान। तो किसको दिया गया था सबसे पहले T2 अवार्ड, क्या बोलेंगे, वो पीलीभीत को। कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है, सरिस्का राजस्थान में है, अमानगढ़ यूपी में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, पन्ना एमपी में है, एमपी में है। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया है, बताओ जी। ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित संरक्षित जैव मंडल, ये प्रश्न थोड़ा अलग हो जाएगा, तो इसमें आपको मार्क करना है इसको कि यूनेस्को ने किसको आपका एक मतलब बायोस्फीयर रिजर्व बना रखा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर पढ़ा था हमने, पन्ना। सतपुड़ा हमने बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं पढ़ा, पेंच नहीं पढ़ा, कान्हा नहीं पढ़ा, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, पन्ना। तो बहुत ध्यान से आंसर करना है इसको, पन्ना हमने पढ़ा था। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, काली किसको बोलते हैं, काली बोलते हैं आपका दांदेली अंसी को, और अंसी कहाँ पर था आपका, कर्नाटक में था। कहाँ पर था, कर्नाटक में था। CHSL में पूछा गया। किस टाइगर रिजर्व में इसकी पहली हॉट एयर बैलून जो साथी आपका सफारी शुरू हुई, वो शुरू हुई बांधवगढ़ में। कहाँ पर, बांधवगढ़ में। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बिहार, झारखंड, गुजरात या फिर असम। तो SSC JEE में पूछा गया आपका भैया, झारखंड में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास में है, सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास में है टाइगर रिजर्व में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व अपना आधिकारिक शुभंबर भूरा सिंह द बारह सिंगा को रखता है, बारह सिंह भूरा किसका है, कान्हा का है, हमने आपको बताया, यूपीएससी CAPF पूछ चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर जो विश्व में अच्छी तरह से प्रचारित वन्यजीव अभियानों में से एक है, कब शुरू किया गया था, बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था, 1973 को शुरू हुआ था। एक बायोस्फीयर रिजर्व किस में विभाजित होता है, बताइए। बायोस्फीयर रिजर्व किस में होता है आपका, एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक बफर जोन होता है, और एक होता है कोर एरिया। 3 जोन होते हैं उसमें, 3 जोन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है, बताइए। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है, शीत मरुस्थल है, बोलो। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, हाँ जी है। क्या आपने इसमें गिर को पढ़ा था कहीं पर, गिर नहीं है, सुंदरवन है वेस्ट बंगाल का, नीलगिरी है, लेकिन गिर वन नहीं है। ऑप्शन सी इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपाई डुगोंग अर्थात डुगोंग डुगोन या समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं, तो कंचनजंगा सिक्किम में पाए जाते हैं, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, पंचमढ़ी MP में, या फिर मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। अभी पूछा गया 2023 पिछले वाले CGL में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, और इस बार CGL में तुमसे परफॉर्मेंस चाहिए हमको। अब की बार जब हम टेलीग्राम में आपको ऐड कर रहे हैं, तो टेलीग्राम के थ्रू आप, अब तक से पहले तो आप शायद बहुत सारे लोगों के मैसेज हम तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आप सब लोगों से रिजल्ट चाहिए, प्रॉमिस करके बताइए। इसीलिए हमने ज़्यादा वेटेज के स्टैटिक जीके को पहले शुरू किया, ताकि आप आने वाले SSC के एग्जाम्स में उसका फ़ायदा उठा पाओ। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए, तो हम सबके सिलेक्शन चाहिए। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो नीलगिरी है। किस ईयर का है दोस्त, 1986 का है। बोलो भैया, सिलेक्शन देंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एरिया जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, या फिर आपका कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। सबसे ज़्यादा हमने बताया आपको सुंदरवन भी एक हॉट स्पॉट है आपका, सुंदरवन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या सबसे ज़्यादा हम सुंदरवन को चुन लेंगे, क्योंकि सुंदरवन में आपने देखा इसमें तो क्या है आपका बहुत सारा हिस्सा मलेशिया तक का भी आता है, और हमने आपको बताया भारत का बहुत छोटा, बर्मी एरिया में भी और सुंदरवन में भारत का बहुत छोटा क्षेत्र आता है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम होता है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा विकल्प कौन सा बनेगा, पश्चिमी घाट बन जाएगा सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट। या बनेगा, नहीं बनेगा, आपको देते हैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए, अंतिम क्वेश्चन था, तो आपसे पूछेंगे इसको।
आपसे पूछेंगे इस क्वेश्चन को, होमवर्क दे देते हैं, और होमवर्क का आंसर लिखना आप सब लोगों के लिए मैंडेटरी है, उससे कुछ नहीं होता। साथ ही हम हमेशा कहते हैं कि अनुशासन पैदा होता है कि मैं कक्षा को देखूंगा और अपना एक कीमती, आप लोगों का समय बहुत कीमती है, उस कीमती समय में से 2 सेकंड में दूंगा आंसर लिखने में, और इस तरह हम डिसिप्लिन बनाएंगे। और कल का टॉपिक एक बार लिखिए क्या होगा, कल का टॉपिक लिखिए क्या होगा, हमने आपको बताया। तो कल के टॉपिक की पीडीएफ जो है, ये टेलीग्राम चैनल जो आपको पिन मिल रहा है, आज शाम 7 बजे आपको मिल जाएगी, जो टॉपिक हम कल कराएंगे आपको। नोट्स बना के आप तैयार रहना और अपनी भावनाएं मुझ तक भेजना कि हाँ भैया चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं और हम अच्छे से चल रहे हैं। 28 दिन का हमारा टारगेट होगा दोस्त, और हम इसको बहुत अच्छे से अचीव करेंगे। आप जो भी समय मेरे साथ में खर्च करेंगे, आपका समय बहुत उपयोगी है दोस्त, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आप कभी भी इस एक चीज़ के लिए नाखुश नहीं होंगे कि मैंने जो समय वहाँ भैया के साथ खर्च किया वो किसी भी तरह से, क्योंकि मैं इधर उधर की बातें साथी करने में विश्वास नहीं रखता। मेरे जीवन में सिर्फ यही सिद्धांत है कि आप सब लोगों तक चीज़ें अच्छी पहुँचे, मैं आपके जीवन निर्माण में सहायक हो पाऊँ, और इधर उधर की कोई बातें करनी मुझे नहीं आती है, और बाकी किसी तरह का हाइक क्रिएट करना मुझे नहीं आता। मैं एकदम से स्पष्ट हूँ अपनी चीज़ों के लिए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी जो भी चीज़ें वो मैं आप तक भेज देता हूँ, और जो कुछ भी है हम उस तक आप तक प्रसारित उसको करते हैं। तो बहुत मतलब गहरी भावनाएं हैं, उन भावनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र है कि आप सफल हों, और आप जब सफल होते हैं तब तब उसके पीछे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा एक स्वार्थ है, कि तब तब हमारा प्यार जो परिवार है वो मजबूत होता है, हमारा प्यार मजबूत होता है। क्योंकि सिलेक्शन आरडब्ल्यूए परिवार ने जिस तरह से वो लाखों सिलेक्शन दिए हैं, और हर वर्ष हर प्रतियोगी छात्र मतलब लाखों की वैकेंसीज में अगर आप कहें, तो आरडब्ल्यूए का जो अमूल्य योगदान है उसने आप लोगों ने उसको बहुत ताकतवर किया है, बहुत ताकतवर किया है। बहुत सारे लोग उसमें बहुत आप लोगों के प्यार की वजह से पीछे रह गए हैं, और एक दिन वो भी सफल होंगे, ठीक है, एक दिन वो भी आपका मेहनत करके सफल होंगे, यही उम्मीद है। और आप वही प्यार बना करके रखेंगे, उसी ऊर्जा के साथ में आप छात्रों को इस मुहिम में जोड़ते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत करें। नमस्ते।